हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। इसमें हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का लेक्चर थर्ड डिस्कस करेंगे। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम मतलब कि ओशियन इकोसिस्टम, सी इकोसिस्टम, है ना। ओके फ्रेश, जैसे कि इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साल्ट। एक्वाटिक इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या है? बेस्ड ऑन साल्ट कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मरीन वाटर, ब्रैकलेस वाटर इकोसिस्टम। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का मतलब कि जिसमें जो सैलिनिटी का लेवल है, सैलिनिटी 5 पार्ट्स पर 1000 से ज़्यादा नहीं होगी। अगर ज़्यादा होगी तो वो फ्रेश वाटर नहीं होगा। फ्रेश वाटर के एग्जांपल्स हैं लेक्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग, स्ट्रीम्स, रिवर्स। मरीन वाटर इकोसिस्टम जिसमें कि जैसे कि ओशियन, जिसमें सैलिनिटी का लेवल अप्रोक्स 35 ppt होता है पार्ट्स पर 1000। और ब्रैकलिस वाटर इकोसिस्टम में 5 से लेकर 35 तक, 5 to 35 ppt रहता है। इसके एग्जांपल है एस्चुरीज, साल्ट मार्सेस, मैंग्रोव्स। अब हम देखते हैं कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफिकेशन ऑन जोन ऑफ अकरेंस, वो किस एरिया में रह रहे हैं उसके को बेस मानते हुए हम देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। तो न्यूस्टोन है, पेरीफाइटोन, प्लांकटोन, बेंथोस, नेक्टोन, है ना। तो न्यूस्टोन है ना, वो सरफेस पे रहते हैं, स्विम ऑन द सरफेस, एग्जांपल वाटर स्ट्राइडर्स। और पेरीफाइटोन है, वो अटैच टू अदर प्लांट्स और एनी अदर सरफेस, किसी या तो प्लांट से अटैच होंगे या फिर किसी कोई बेयर, कोई रॉक वगैरह होगी उससे अटैच होंगे। जैसे कि एल्गे एक पेरीफाइटोन है, एल्गे। प्लांकटोन जैसे कि फ्लोट करते हैं सरफेस पर, जैसे फाइटो प्लांकटोन, जू प्लांकटोन। इसके बाद है नेक्टोन जो स्विम ऑन द सरफेस वाटर, जैसे कि फिश एक नेक्टोन है। बेंथोस दैट आर अटैच टू बॉटम में होंगे, एकदम बेंथोस बॉटम में होते हैं, जैसे कि सी ग्रास। देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल देख इनको। जैसे कि न्यूस्टोन हमने बताया था कि एकदम सरफेस पर रहते हैं। जू प्लंकटोन, फाइटो प्लंकटोन इधर रहेंगे यहाँ पर। पेरीफाइटोन किसी से अटैच रहेंगे। नेक्टोन जैसे कि फिश। बेंथोस एकदम बीनीथ में, बॉटम वाले एरिया में। ओके, तो देखो ये अपना न्यूस्टोन, ये न्यूस्टोन है, ये न्यूस्टोन है ये। ओके, इसके बाद ये है अपना पेरीफाइटोन, ये पेरीफाइटोन है, एल्गे वगैरह। इसके बाद ये हैं अपने प्लांकटोन, फाइटोप्लांकटोन है ये सारे के सारे फाइटोप्लांकटोन हैं। इसके बाद ये हैं अपने बेंथोस, ये एकदम बीनीथ में है, एकदम नीचे लेवल पर है, बेंथोस हैं ये। ओके, अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो लिमिट लगाते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक लाइफ को। कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ऐसे कौन कौन से हैं? सनलाइट है, ऑक्सीजन है, ट्रांसपेरेंसी और टेम्परेचर। सबसे पहले हम देखेंगे सनलाइट। देखो दो जोन होते हैं, एक होता है, जोन तो वैसे काफ़ी होते हैं लेकिन हम दो जोन के बारे में पढ़ेंगे, एक फोटिक जोन, एक अफोटिक जोन। फोटिक जोन का मतलब है कि ए लेयर वेयर सनलाइट पेनिट्रेट्स एंड फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस। जिस लेवल तक फोटोसिंथेसिस होता है तो वो जोन फोटी जोन होता है। जैसे कि जो फोटोसिंथेसिस है ना, वो केवल 200 मीटर तक होता है, ये जोन फोटिक जोन है, ध्यान रखना। 200 मीटर तक होता है केवल फोटोसिंथेसिस, फोटिक जोन है ये, ठीक है। इसके बाद अफोटिक जोन। अफोटिक जोन में क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा बट रेस्पायरेशन टेक प्लेस। रेस्पायरेशन तो होगा ही होगा लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। लेकिन फिर बात आती है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर ये मतलब सर्वाइव कैसे करेंगे और जो प्लांट्स हैं नीचे। तो फोटोसिंथेसिस की बजाय वो लोग क्रोमोसिंथेसिस करते हैं। क्रोमोसिंथेसिस, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है क्रोमोसिंथेसिस करते हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ। इसके बाद है अपना ऑक्सीजन कैसे इफेक्ट करता है। ऑक्सीजन
एक तो होता है फ्रेश वाटर, यानी मतलब उसमें कितना ppm ऑक्सीजन अवेलेबल है। जैसे कि 10 ppm ऑक्सीजन एंटर्स थ्रू एयर वाटर इंटरफेस एंड फोटोसिंथेसिस। जो ओशन वाटर में जो ऑक्सीजन है वो एयर के थ्रू और फोटोसिंथेसिस के थ्रू एंटर करती है। ठीक है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई टेम्परेचर। और जैसे कि जो ऑक्सीजन का लेवल है ना वो टेम्परेचर से बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। जैसे कि अगर जो वाटर है वो गर्म होगा तो उसमें लेस O2 रहेगी, एंड वाइस वर्सा। और अगर वाटर उसमें थोड़ा सा मतलब ठंडा होगा तो उसमें O2 की वैल्यू मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहेगी। इसलिए हमने देखा भी न्यूज़ में भी रहता है कई बार, एक तो बार न्यूज़ में था कि जो इक्वेटर के आसपास के जो ऑर्गेनिज्म है एक्वाटिक, वो आर्कटिक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इक्वेटर वाले एरिया में अब पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और भी कई रीजन्स हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म वो आर्कटिक सर्कल मतलब आर्कटिक ओशन की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। ओके। अब इसमें है कि अगर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो लेवल है अब वो 5 ppm से कम हो जाता है तो ऑर्गेनिज्म मरने लगेंगे। मतलब 5 ppm से ज़्यादा होना ही चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन लेवल इतना होना ही चाहिए, नहीं तो मरने लगेंगे। इट इज़ फॉल टू 5 ppm और बिलो देन ऑर्गेनिज्म विल डाई। इसके बाद कौन सा फैक्टर है? ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी जैसे कि बिकॉज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट, जैसे कि कौन कौन से होते हैं, लाइक किले और सिल्ट कैन लिमिट द प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइफ। क्योंकि फिर उससे ऐसे मान लो वाटर है, वाटर में बहुत सारा ऑयल स्प्लिट हो गया ऑयल, तो ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। फिर उससे क्या हुआ कि जो फोटोसिंथेसिस की रेट भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो सूर्य किरणें हैं वो उतनी नहीं पहुंच पाएंगी जितनी पहुंचनी चाहिए। और उसके बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर का सीन ये है कि एक कंसेप्ट ये होता है कि पानी बहुत जल्दी मतलब बहुत देर से गर्म होता है और बहुत देर से ठंडा होता है, और जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि पानी में थोड़ा सा, पानी के टेम्परेचर में थोड़ा सा भी चेंज आ जाए ना तो जो ऑर्गेनिजम्स है ना उनका सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि कोरल्स, कोरल्स के लिए एक लिमिट टेम्परेचर है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर वो उस लिमिटेशन के बाद टेम्परेचर बढ़ जाए तो कोरल्स मरने लगते हैं, या फिर कम हो जाए तो भी कोरल्स मरने लगते हैं। तो टेम्परेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर है एक्वाटिक इकोसिस्टम को वो इन्फ्लुएंस करने के लिए टेम्परेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूट्रोफिकेशन क्या होता है। यूट्रोफिकेशन देखो, जैसे कि एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल वगैरह में, तो उसमें क्या है बहुत सारे फॉस्फेट डिटर्जेंट्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। तो इनको बिना सीवेज ट्रीटमेंट किए ऐसे ही बहा दिया जाता है, तो डायरेक्ट वो नदी में या लेक्स में चले जाते हैं। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। तो जैसे ही ये न्यूट्रिएंट्स किसी लेक या रिवर वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर प्लांट्स वगैरह, एल्गे वगैरह, उनकी ग्रोथ एकदम से बहुत तेज़ तेज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस वजह से क्या होता है उसी उसी को का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उसी को हम देखेंगे यूट्रोफिकेशन में। क्या गंदा इफेक्ट पड़ेगा उस रिवर पर या लेक पर, तो उसी को डिफाइन किया गया है यूट्रोफिकेशन में। यूट्रोफिकेशन इज द इकोसिस्टम रेस्पॉन्स टू एडिशन ऑफ आर्टिफिशियल और नेचुरल सब्सटेंस मेनली फॉस्फेट थ्रू डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर और सीवेज टू एन इकोसिस्टम। ओके। तो एक्सेस ग्रोथ ऑफ, इससे क्या होगा फिर कि जब न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा आ जाएंगे ना, इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा ना, तो एक्सेस ग्रोथ ऑफ ग्रीन एल्गे होगा। तो ग्रीन एल्गे का बहुत अधिक ज़्यादा एक्सेस होने से
इसको हम एल्गेल ब्लूम बोलते हैं। अनसस्टेनेबल पॉपुलेशन एक्सपोजर ड्यू टू न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट। तो इससे क्या हो कि एक तो ऑक्सीजन का जो लेवल है ना वो एकदम से कम हो जाएगा। इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि पहले ऑक्सीजन कम का लेवल सही था, लेकिन जैसे ही एल्गेल ब्लूम हुआ तो उन्हें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब बीओडी बढ़ जाएगी। बायोलॉजिकल बीओडी होती है, आगे पढ़ेंगे इसको, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ जाएगी, बीओडी बढ़ने से क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितने भी फिश या फिर और मरीन ऑर्गेनिज्म होंगे, उनकी डेथ होने लगेगी। ऑक्सीजन की ना होने से सफोकेशन होगा और उनकी डेथ होने लगेगी। ऑक्सीजन का लेवल इसलिए भी कम होगा क्योंकि जब वो सफोकेशन की वजह से जो प्लांट हैं या फिर जो अपने फिश वगैरह है वो मरेंगे, तो उनके डीकम्पोजिशन के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। डीकम्पोजिशन ऑफ द डेड एल्गे यूजेस मोर ऑक्सीजन, तो इस वजह से भी ऑक्सीजन और कम हो जाएगी। अब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो धीरे धीरे वो जो रिवर या लेक है वो उसमें एकदम ऑर्गेनिजम्स ख़त्म होते जाएंगे और एल्गेल ब्लूम बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे वो एकदम एक टाइम आने पर वो लेक ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। ये होता है यूट्रोफिकेशन। बहुत ही गंदा इफ़ेक्ट पड़ता है इससे इकोसिस्टम पर। तो इससे क्या होगा, यूट्रोफिकेशन से एल्गेल ब्लूम होता है, लाइट का पेनिट्रेशन कम हो जाएगा, ऑक्सीजन डिप्लेट हो जाएगी, न्यू एनोवेरिक कंडीशन जैसे कि टॉक्सिटी बढ़ जाएगी, टॉक्सिटी और एक्वाटिक इकोसिस्टम का पूरा डिग्रेडेशन हो जाएगा। इसको हम एक इमेज की सहायता से समझेंगे क्या है यूट्रोफिकेशन। देखो, सबसे पहले ये एक यंग ओलियोग्राफिक लेक है, यंग लेक है। इसके बाद मिडिल एज हुई मीजोट्रॉफिक लेक। इसके बाद ये है यूट्रोफिक लेक, ओल्ड लेक। इसके बाद ये है अपनी लेक कम्प्लीटली डेड हो गई, फिल्ड लेक कम्प्लीटली डेड। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर अभी सेडिमेंट्स बिल्कुल भी नहीं हैं। देखो ये सेडिमेंट्स हैं, ये सेडिमेंट्स हैं, इसमें ये सेडिमेंट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी बिल्कुल भी सेडिमेंट्स यहाँ पर नहीं हैं, कोई सेडिमेंट्स नहीं है। जैसे ही थोड़े बहुत सेडिमेंट्स आए वैसे ही यहाँ पर देखो ये बढ़ने लगे, एल्गे वगैरह प्लांट वगैरह इनकी वैल्यू बढ़ने लगी और पानी का लेवल कम हो गया क्योंकि सेडिमेंट ने पानी का लेवल कम कर दिया। इसके बाद और सेडिमेंट्स बढ़े तो इनकी वैल्यू और बढ़ गई और जो फिश वगैरह थे वो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 है, यहाँ भी 4 है, 1 2 3 4, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 ही रह गए, यहाँ पर 2 ही रह गए, यानी कि मर गए। और उसमें सेडिमेंट बढ़े तो ये पूरा ये पेड़ पौधे हो गए और लेक बिल्कुल ख़त्म हो गई धीरे धीरे। ओके, इस देखो ये है यूट्रोफिकेशन। फिर से समझते हैं यूट्रोफिकेशन को। जैसे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस आए तो दीज न्यूट्रिएंट्स कॉज एन इंक्रीज इन फाइटोप्लैंक्टन, जैसे फाइटोप्लैंक्टन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब देखो ये जैसे क्या हुआ, सेडिमेंट्स बहुत सारे आ गए, तो सेडिमेंट्स आने से सेडिमेंट्स फ्रॉम लैंड ब्लॉक जो सनलाइट को ब्लॉक कर दिया इनने, सनलाइट का पेनिट्रेशन थोड़ा कम हो गया। फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ ऑन सेड ग्रासेस, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इससे क्या हुआ, एल्गेल ब्लूम हो गया। अब एल्गेल ब्लूम होगा तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, एल्गेल डाई करेंगे फिर ऑक्सीजन का लेवल और कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का एकदम डिके हो जाएगा, ऑक्सीजन एकदम बहुत कम हो जाएगी। अब इस यूट्रोफिकेशन होने से क्या होगा, लॉस, किस चीज़ का लॉस होगा, इनका फूड का लॉस हो जाएगा, हैबिटेट का लॉस हो जाएगा, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो वो जो लेक है ना, वो पूरी लेक कम्प्लीटली डेड हो जाएगी। पहले ओलियोग्राफिक लेक, फिर मीजोट्रॉफिक लेक, इसके बाद यूट्रोफिक लेक, इसके बाद लेक ख़त्म, लेक बची ही नहीं। ये होता है यूट्रोफिकेशन।
अब देखो यूट्रोफिकेशन कैन बी नेचुरल और मैन मेड। मैन मेड ऐसे होगा कि जो वेस्ट वाटर जो है ना एग्रीकल्चर से, वो रन ऑफ करेगा पानी के थ्रू, रेन के थ्रू, फ्लड के थ्रू किसी एक्वाटिक इकोसिस्टम में। ओके, तो अब से इसका देखते हैं इसके इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। चेंज इन इकोसिस्टम, एल्गेल ब्लूम होने से पूरा का पूरा जो लेक इकोसिस्टम था वो मार्सी लैंड में बदल जाएगा। मार्सी लैंड मतलब एक तरह का वेटलैंड, दलदल, पूरा दलदल बन जाएगा एक। इसके बाद डिक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर मतलब बिल्कुल ही लगभग लगभग ऑक्सीजन की एबिलिटी कम होने से उस वाले इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी। न्यू स्पीसीज इन्वेजन का खतरा पैदा हो जाएगा, न्यू स्पीसीज का इन्वेजन हो सकता है। टॉक्सिटी बढ़ जाएगी, टॉक्सिटी बढ़ने से जो कोरल्स हैं, जो मान लो अगर किसी ओशियन में यूट्रोफिकेशन होता है तो वहाँ पे टॉक्सिटी बढ़ने से कोरल लीव्स ख़त्म हो जाएंगी। आगे पढ़ेंगे कोरल लीव्स क्या होती हैं। ओके, तो इसके बाद देखते हैं इसको कैसे बच सकते हैं यूट्रोफिकेशन से। मिटिगेशन, क्या क्या मिटिगेटिंग पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है बफरिंग। बफरिंग का मतलब है कि मान लो कोई रिवर है, ये लेक है, तो इसके चारों तरफ एक बफर एरिया बना दो। बफर एरिया कि इस एरिया में ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, ना पे कोई सीवेज को इसमें डाला जाएगा तो ट्रीटमेंट के बाद डाला जाएगा। ये पूरा बफर एरिया बना दो जिससे कि इसमें कोई भी जो अनवांटेड न्यूट्रिएंट्स ना आ सकें। इसके बाद है रिड्यूस इरोजन। रिड्यूस इरोजन का मतलब है कि जो भी हम प्लांटेशन करें तो उसमें या तो कोई मेड़ वगैरह, बोलते हैं ना कि कंटूर प्लांटेशन करो, मेड़ वगैरह लगा दो जिससे कि अपना जिस पेस्टिसाइड वगैरह फ्लड के थ्रू या फिर बारिश के थ्रू बह ना पाएँ। पेड़ वगैरह बन लगा दो, ऐसे कंटूर प्लांटिंग करो। इसके बाद है अपना अडॉप्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का अडॉप्शन करेंगे तो उस ऑर्गेनिक फार्मिंग में का कंसेप्ट है कि उसमें पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करते हैं। तो पेस्टिसाइड का यूज नहीं करेंगे तो उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल सकता है। इसके बाद है सीवेज ट्रीटमेंट। जो भी इंडस्ट्री का या फिर एग्रीकल्चर का वेस्ट निकलता है उस सीवेज को पहले अच्छे से ट्रीट करो। उसमें न्यूट्रिएंट की वैल्यू बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पेस्टिसाइड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद किसी लेक या रिवर में उसको डाला जाए। सीवेज ट्रीटमेंट, तो ये मिटिगेशन फैक्टर हैं इसके। बफरिंग जोन बनाओ, रिड्यूस इरोजन करो, अडॉप्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीवेज ट्रीटमेंट। ओके, वैसे तो हम इसको ऊपर पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी दोबारा देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन। देखते डिजॉल्व ऑक्सीजन रेफर्स टू लेवल ऑफ फ्री नॉन कंपाउंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर और अदर लिक्विड्स। ऑक्सीजन एंटर्स द वाटर, ऑक्सीजन एंटर्स कैसे करती है वाटर में, उन्हें जैसे कि ऊपर देखा भी था, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और प्लांट फोटोसिंथेसिस। अब जो हमने ऊपर फिर ये भी देखा था कि ऑक्सीजन डिजॉल्व इजियर इन कूलर वाटर देन वार्मर वाटर। ओके, अब डिजॉल्व ऑक्सीजन को कैसे कम हो जाती है फिर कैसे बढ़ जाती है, तो प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर डिक्रीज द डिजॉल्व ऑक्सीजन। अगर जो DO मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट 8.0 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, बिलो है, तो वो वाटर एज कंटेमिनेट माना जाता है, मतलब कि वो वाटर को गंदा माना जाता है अगर 8.0 मिलीग्राम पर लीटर से कम है। अगर DO का लेवल, डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल 4.0 मिलीग्राम पर लीटर है, से लो है, तो वो हाईली पॉल्यूटेड वाटर होगा, हाईली पॉल्यूटेड वाटर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं अपना BOD एंड COD। BOD का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और COD का मतलब है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो BOD हमने ऊपर डिस्कस किया था कि नीचे बताएंगे,
तो बीओडी है कि जैसे कि ऐसे इसको ऐसे समझो, जो एक्वाटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पहली बात तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है, अपना प्रोटोजोआ है ना, तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करना, डीकम्पोजिशन करते हैं ये। इसको हमने लास्ट वीडियो में या फिर लेक्चर 1 में डिस्कस किया था डीकम्पोजिशन के बारे में। तो फिर जो एक्वाटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको जो ऑर्गेनिक मैटर है डेड, उसको डीकम्पोज करने के लिए वो जितने ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं उसको ही हम बीओडी कहते हैं। ए मेजरमेंट ऑफ कंज्यूम्ड ऑक्सीजन बाय aquatic माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। ओके, अब जैसे कि अगर मान लो किसी एक्वाटिक इकोसिस्टम में बीओडी बढ़ जाए, मतलब बीओडी की वैल्यू बढ़े, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब डिमांड बढ़े। अगर डिमांड बढ़ेगी तो जो O2 का लेवल है, ऑक्सीजन लेवल है, वो कम हो जाएगा ना। और मान लो बीओडी, जो बीओडी है ना, वो कम हो, मतलब कि डिमांड कम हो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाए, तो उसमें O2 का लेवल बढ़ेगा ना। ऐसे हम पढ़ते हैं अब COD, द रिक्रूटमेंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, इसमें ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट बोथ। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा इनका कंपेरिजन देखते हैं। जैसे कि इसमें ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डन बाय एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से इसमें डिकम्पोजिशन किया जा रहा है। और इसमें ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डन बाय केमिकल रीएजेंट्स, जो केमिकल्स का यूज किया जा रहा है इसमें। इसमें क्या है अपना ब्रेक डाउनिंग मटेरियल्स कौन कौन से हैं? जो ऑर्गेनिक मैटर है। इसमें ब्रेक डाउनिंग मटेरियल कौन से हैं? बोथ, ऑर्गेनिक भी है इनऑर्गेनिक भी है। इसमें टाइम कितना लग रहा है? टेक्स फ्यू डेज, अप्रोक्सीमेटली 5 डेज, मैक्सिमम फ्यू डेज, अप्रोक्सीमेटली 5 डेज में ये डिकम्पोज कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। भाई इसको कंपेरिजन से थोड़ा समझो। इसमें टाइम टेक्स ओनली ए फ्यू आवर्स टू कंप्लीट, और अपना ये है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इसमें नहीं होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा पॉल्यूटेंट्स का इसमें। और इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पॉल्यूटेंट्स हैपन्स, इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा हैपन्स का। ओके, पॉल्यूटेंट्स का। अब आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या, जैसे कि आगे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, आगे के लेक्चर में कोरल रीफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोरल रीफ्स ये हैं। उसके बाद हम कोरल रीफ्स के बाद डिस्कस करेंगे अपना मैंग्रोव डिस्कस करेंगे, वेटलैंड डिस्कस करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।